उन्होंने उस दिन भी दरवाजे के ठीक 2 खिड़की बाद उसी लड़की को वहाँ पे खड़ा देखा और वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ भैया की सारी बातें सुन रही थी। और इस चीज़ से भैया बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। कंफर्टेबल इसीलिए नहीं थे क्योंकि ये लड़की का उस जगह पे इतने सालों बाद होना और भैया को ही सिर्फ नज़र आना बहुत डिस्टर्बिंग था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलिना भट्टाचार्य और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दी वाइल्ड वुमेन। यहाँ पे आप सच्ची घटनाएं सुन पाएंगे जो पैरानॉर्मल्स के साथ जुड़ी है। अगर आपके साथ घटी हुई कोई ऐसी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर आपकी कहानी लिख सकते हैं वहाँ पे। एनीवेज, आज की कहानी में हम आते हैं शंकरी राय, जिन्होंने ये कहानी मुझे काठमांडू नेपाल से भेजी है। उन्होंने ही बोला कि ये लड़की आज तक मेरे भैया को हॉन्ट करती है। आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये कहानी सुनकर अच्छा लगेगा। आते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी शंकरी राय लिखती है कि 6 महीने पहले ही उनके पिताजी का देहांत हो चुका था क्योंकि उनके पिताजी को लास्ट स्टेज लंग कैंसर था और ये बात उन लोगों में से किसी को भी पता नहीं थी उनके पिताजी को छोड़ के। उनके पिताजी ने सोचा कि कैंसर का कोई इलाज नहीं हो सकता है, इसीलिए ऐसे ही पैसा मेरे इलाज में खर्च ना करके मैं ये सब पैसे को डिपॉजिट करवा देता, फिक्स डिपॉजिट, ताकि मेरे जाने के बाद जो मेरे बच्चे होंगे, जो मेरी फैमिली पीछे रह जाएगी, वो लोग आराम से रह पाएंगे। लेकिन क्योंकि घर में कोई भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, इसीलिए शंकरी राय के पिताजी का एकदम से गुजर जाना ये सबके लिए एक शॉक जैसा था। और दूसरे कैंसर पेशेंट जैसे बहुत सफ़र करते हैं, बहुत मुश्किलात होती है उन लोगों को अपना दिन बिताने में, उनके पिताजी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एनीवेज, 6 महीने गुजर चुके थे और अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए शंकरी राय के जो बड़े भैया हैं, उनका नाम है रोहन राय, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो मास्टर्स तो करेंगे लेकिन डिस्टेंस में रह के मास्टर्स करेंगे और वो साथ ही साथ स्कूल में भी पढ़ाया करेंगे। अब हम सबको पता है कि पहले ये बात 2001 की है। 2001 में स्कूल्स अभी जैसे यहाँ वहाँ मौजूद है, तब ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी नेपाल में। वो अपने पिताजी का जो स्कूटर था, बहुत पुराना सा स्कूटर था, वो स्कूटर में चढ़कर स्कूल में जाते थे और स्कूल में जाने से पहले वो सुबह ट्यूशन्स करवाते थे। जैसे तैसे उन लोगों का गुजारा हो जाता था। तो जो उनके जो भैया थे वो ऐसे पढ़ाते थे कि स्टूडेंट्स को एकदम सब कुछ क्लियर हो जाता था और उनको ये लगता था कि जब हम लोग किसी को नॉलेज देते हैं तो जितना हो सके उतना दिया जाए ताकि जो स्टूडेंट हो उसका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। यानी कि उस स्टूडेंट को अगर कोई भी चीज़ कहीं से भी पूछा जाए उस बुक का, वो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर दे पाए। एनीवेज, ये उनके भैया का नियम था। वो ट्यूशन्स करवाते थे और एक दिन, इसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि उन लोगों के घर में कौन कौन रहता था। पहले थी शंकरी राय, उनके बड़े भैया रोहन राय, उनकी माताजी थी और उनके घर में उनका एक पेट डॉग था, उसका नाम ब्रूनो था। तो ये 4 व्यक्ति उस छोटे से घर में रहते थे। सिर्फ 2 कमरे का बहुत ही छोटा सा घर था, लेकिन वो काठमांडू में स्थित था। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लोग बहुत ही अच्छे से चल रहे थे, लेकिन हाँ, परेशानी आ तो रही थी, लेकिन वो लोग मतलब ठीक ठाक से अपना गुजारा कर पा रहे थे। तो भैया सुबह ट्यूशन्स करवा कर स्कूल जाते थे, स्कूल से आकर वापस से ट्यूशन करवाते थे। और तो अब जो सीज़न जो चल रहा था वो बारिश का सीज़न था। भैया सुबह ट्यूशन्स करवाने के बाद वो स्कूल में जाने को अक्सर लेट हो जाते थे और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन कुछ बहुत अजीब व गरीब घटनाएं सुबह से ही घटना शुरू हो गई। जैसे कि पहले उनका जो पेट डॉग था ब्रूनो, वो कभी भी किसी भी स्टूडेंट को देखकर भौंकता नहीं था, लेकिन उस दिन ब्रूनो कंटिन्यूअसली भौंके जा रहा था प्रगति को देख के।
प्रगति कौन थी अभी? प्रगति वो क्लास 9 की लड़की थी जो शंकरी राय के बड़े भैया से ट्यूशन्स लेती थी, सुबह के बैच की थी वो। जब प्रगति एंटर कर ही रही थी घर पे, तब से ब्रूनो ने भौंकना शुरू किया तो वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ब्रूनो को तब एक कमरे में अंदर में डाल के वो कमरा लगा दिया गया और बाकी भैया ट्यूशन्स करवा रहे थे, लेकिन ब्रूनो है कि वो कंटिन्यूअसली भौंके ही जा रहा था और ये बहुत अजीब था। भैया ने, शंकरी राय ने, उनके माताजी ने ब्रूनो को शांत करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। भैया थोड़े से चिढ़ गए और बोलने लगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो कैसे पढ़ाऊँगा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एनीवेज, जब ट्यूशन्स ख़त्म हो गया, बहुत बारिश भी दे रही थी, तो भैया ने ये सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं पहले नहा लेता हूँ, इसके बाद मैं खाना खा के स्कूल चले जाऊँगा। लेकिन जब भैया नहाने को गए, तब उनके जो माताजी थी उन्होंने भैया को अच्छा से बोला कि मैंने तुझे गर्म पानी दिया है, तो उसे नहा ले। भैया गए, लेकिन जब भैया बाथरूम में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि पानी तो वहाँ पे है ही नहीं, बाल्टी तो खाली पड़ा है। वो वापस से जाते हैं, अपने मम्मी को पूछते कि अरे माँ, तुमने तो कहा था कि तुमने मेरा पानी जो है गर्म करके रख दिया है, कहाँ पानी तो नहीं है। पर उनकी मम्मी तो कह रही थी कि अरे मैंने तो खुद अपने हाथों से वो बाल्टी से भरा हुआ पानी बाथरूम में रखा था, कहाँ गया होगा पानी। एनीवेज, उस वक्त शंकरी बोलती है कि देखो भैया, ऐसे भी लेट हो रहा है, आप जैसे तैसे मैनेज करके आप चले जाओ, नहीं तो आप लेट हो जाओगे। इन द मीन टाइम शंकरी को भी स्कूल जाना था। तो उस दिन शंकरी और उनके जो भैया जो थे, दोनों एक ही साथ स्कूल जाते थे उस स्कूटर में। पुराने से स्कूटर जो था उनका पिताजी का, वही वाला स्कूटर से ये दोनों स्कूल जाया करते थे। उस दिन उन दोनों को जाने में बहुत देरी हो गई और उनके जो भैया है वो स्कूल में एंटर करने के साथ ही साथ जब वो स्कूटर को पार्क कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये क्या, जो असेंबली जहाँ पे होता है, वो जो ग्राउंड है ना, वो ग्राउंड में सब स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी टीचर्स थे, प्रिंसिपल जो थी, सब एकदम जैसे सर्कल बनाकर उस ग्राउंड में जमा थे। तो भैया बोल रहे थे कि अरे क्या हो गया। तो उस वक्त वो जो पियोन था, वो पियोन बोलता है कि अरे सर, आपको पता नहीं, एक लड़की थी क्लास 9 की, वो कल रात मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उस एक्सीडेंट के कारण वो गुजर गई। भैया वहाँ पे थोड़ा सा शोक प्रकाश करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं स्टाफ रूम की ओर। जब वो स्टाफ रूम में एंटर करते हैं और बैठते हैं, क्योंकि वो पूरा भीग चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा टाइम के लिए मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करके इसके बाद मैं क्लास को चला जाऊँगा। इन द मीन टाइम वो ये देखते हैं, जो प्रगति की जो मम्मी थी वो दौड़ते हुए एकदम, मतलब मैं क्या कहूँ, उनकी जो हालत थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। वो दौड़ते हुए भैया के पास आए और वो रोने लगी। भैया ने कहा कि अरे आप रो क्यों रही है आंटी, आप क्यों रो रहे, क्या हो गया? आपकी लड़की तो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है, आज सुबह भी वो मेरे ट्यूशन आई थी, वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये सब छोटे मोटे चीज़ों से घबराइए मत। प्रगति बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, वो कभी भी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर किसी और चीज़ में वो जाएगी ही नहीं, आपको ये सब बातों की चिंता करनी ही नहीं है। लेकिन उसी वक्त प्रगति की मम्मी रोती बिलखती भैया से ये बोलती है कि सर, अब जिस प्रगति के बारे में बात कर रहे हैं उसका तो कल रात ही एक्सीडेंट हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, जिस लड़की के लिए या फिर जिस स्टूडेंट के लिए शोक सभा उस समय रखी जा रही थी स्कूल में, वो प्रगति के लिए ही था। लेकिन इस चीज़ को भैया एक्सेप्ट इसीलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आज के सुबह ही प्रगति तो आई थी ना उनके पास ट्यूशन करने के लिए, क्योंकि ब्रूनो तब भौंक रहा था कंटिन्यूअसली। भैया ने ब्रूनो के ऊपर चिल्लाया भी और प्रगति तो ट्यूशन करके गई थी, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपको ज़रूर गलत फहमी हुई है आंटी। मैं आपको बोलता हूँ, आज सुबह प्रगति आई थी। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो मैं अपने मम्मी को पूछता हूँ कि वो जो छतरी जो सुबह जो रख के जो गई थी, वो वाली छतरी वहाँ पे है कि नहीं, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। प्रगति की मम्मी
भैया को समझा ही नहीं पा रहे थे कि आप जिस प्रगति के बारे में बोल रहे हैं उसका कल रात ही एक्सीडेंट हो चुका है, वो अभी इस दुनिया में है ही नहीं। भैया एक तरह से शॉक में इसलिए चले गए क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज़ उन्होंने तो आज सुबह प्रगति को घर पे देखा था ना, वो तो आई थी, उसने ट्यूशन किया, इसके बाद जाने के वक्त में उसने अपना छाता जो है वो भैया के घर पे वो छोड़ के चली गई। वो अक्सर भूल जाती थी छाता लेना, जब भी बारिश होती थी वो लेके तो आती थी, लेकिन अगर बारिश थम जाती थी तो वो छाता लेना ही भूल जाती थी। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया कुछ। भैया ने इमीडिएटली फ़ोन लगाया, तब तो मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करती थी, लैंडलाइन था। भैया ने फ़ोन लगाया और वो फ़ोन जो था भैया के पड़ोसी के घर में था। तो पड़ोसी के घर पे जब फ़ोन गया तो वहाँ से जो पड़ोसी का जो छोटा वाला लड़का था वो दौड़कर भैया के माताजी के पास आते हैं और बोलते हैं कि आपको एक बार मतलब भैया बुला रहे हैं, आप आइए। जब भैया ने अपने माँ से बात की कि आप देखिए तो वो छतरी जो है वो बाहर पे रखी है कि नहीं। माँ तो जाती है वहाँ पे, तो माँ जाके देखती है वहाँ पे कोई छतरी वतरी नहीं रखा है। तब भैया फिर से एकदम ज़ोर देकर पूछते हैं कि माँ आपने देखा था कि नहीं आज सुबह प्रगति को आते हुए। तो माँ ने कहा कि हाँ मैंने भी तो देखा था, वो आज सुबह जब आ रही थी तो ब्रूनो इतना भौंक रहा था। क्यों, क्या हुआ? तो भैया बोलते नहीं कुछ नहीं, मैं आपको घर पे आके बताता हूँ। जब ये सब बातें प्रगति की मम्मी सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये पॉसिबल हो कैसे सकता है। एनीवेज वो दिन बीत गया, भैया बहुत शॉक में थे, उनका कंसंट्रेशन लग ही नहीं रहा था क्लास में। वो एकदम विचलित हो उठे कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो बार बार क्लास में जा तो रहे थे, उन्होंने सब क्लासेस किया तो था, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। जब स्कूल ख़त्म हुआ वो शंकरी को लेकर घर वापस आते हैं और वो चिंता में पड़ गए कि अरे ये कैसे हो सकता है। एनीवेज वो दिन बीत गया और अगले दिन सुबह फिर से भैया को 4:30 बजे उठना था क्योंकि 5 बजे से भैया का ट्यूशन स्टार्ट हो जाता था सुबह के बैच का। उस दिन भी भैया इंतज़ार कर रहे थे तो बस प्रगति के आने का, क्योंकि उनको आज भी ये लगता था कि प्रगति का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, सब कोई झूठ बोल रहा है या फिर हर किसी को गलतफहमी होगी क्योंकि प्रगति तो मेरे पास आई थी। लेकिन उस दिन प्रगति और आई नहीं। भैया स्कूल गए, भैया घर को आए वापस से, लेकिन शाम के वक्त जब भैया बैठकर अपना एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तब भैया ने एक चीज़ नोटिस किया कि प्रगति जो है वो उनके मेन गेट के बाहर खड़ी हुई है और वो भैया को ऐसे करके बुला रही है हाथों से। तो भैया यहाँ से चिल्ला के बोलते हैं कि अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो गेट के, तुम गेट के अंदर आ जाओ। ये बोलने के साथ ही साथ, ये चीज़ बोलने के साथ ही साथ प्रगति या फिर वो कोई भी हो हमें नहीं पता, वो गेट खोलकर गेट के अंदर आ जाती है। अब प्रगति ठीक मेन डोर के बाहर खड़ी हुई थी, यानी कि चौखट के बाहर खड़ी हुई थी। तभी शंकरी आती है और पूछती है कि भैया आप किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहर में तो कोई है नहीं, आप आखिर किससे बात कर रहे हैं और इतना ज़ोर ज़ोर से आप प्रगति को क्यों बुला रहे हैं, बाहर में कोई प्रगति नहीं है। भैया बोलते हैं कि अरे तुझे नज़र नहीं आ रहा है, वो चौखट के उस पार तो खड़ी है, तू देख अच्छे से। शंकरी आराम से अच्छे से पूरा देख के आती है, लेकिन प्रगति तो उसे कहीं नज़र नहीं आती और आएगी भी कैसे, वो तो अभी है नहीं, राइट। ये तो बस भैया को नज़र आ रहा था। भैया को लगा कि ये इल्यूशन है, कि उनके मन में ये बात बैठ चुका है कि प्रगति को कुछ नहीं हुआ है, हर कोई इंसान झूठ बोल रहा है और बस वो ही इस चीज़ में लगे हुए हैं। एनीवेज, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना बीत जाता है। अभी भैया के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आना शुरू हो गया, जैसे कि भैया आजकल बहुत चीज़ें भूलते हैं, भैया को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, भैया ज़्यादातर घर के बाहर रहना पसंद करते हैं और ये सब चीज़ें बिल्कुल उलट थी। भैया पहले कभी ऐसे थे नहीं, उनको हमेशा घर पे रहना पसंद था। भैया घर का खाना नहीं खाते थे, भैया मंदिर जाना पसंद नहीं करते थे और जो इंसान पहले सुबह उठकर
हमेशा पूजा देकर ही घर से निकलता था, आज वही इंसान पूजा के घर में भी घुसना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो सबको यही बोलते थे कि उनके पास वक्त है ही नहीं ये सब चीज़ों के लिए। अगर वो ये सब पूजा पाठ करने लगेंगे तो स्कूल कैसे जाएंगे, नोट्स कब बनाएंगे, बच्चों को कब पढ़ाएंगे, वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें भैया अभी बोला करते थे। और ये कब से शुरू हुआ? जब प्रगति का एक्सीडेंट हुआ, इसके ठीक 2-3 दिन बाद से भैया का अजीबोगरीब बिहेवियर शुरू हो चुका था। स्कूल में भी जो टीचर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो लोग बोलते थे कि सर को कुछ हो गया है क्या, सर तो नॉर्मल नहीं लगते हैं आजकल। ये सब चीज़ें सुनकर शंकरी को बहुत चिंता हुई। उसने अपने मम्मी से ये डिस्कस किया कि माँ ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। वो लोग, अब क्या ही पता होगा उन लोगों को, वो लोगों ने तो हमेशा ये सब चीज़ें तो फेस नहीं किया, इसीलिए उन लोगों ने मंदिर के पुजारी के साथ कंसल्ट किया। तो जो मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप ये जो जल है ये लेके जाइए घर पे, पूरा हर जगह पे, हर कोने पे ये वाला जल का छींटा जाना चाहिए, और ये वाला छोटा सा एक भगवान का आशीर्वाद है, ये रुमाल में बांध कर आपका जो लड़का है उसके तकिए के नीचे में आप डाल दीजिएगा। तो शंकरी राय की मम्मी ने यही किया। लेकिन अगले दिन उनकी जो माताजी है वो उठकर ये देखती है कि वो रुमाल जो था वो चौखट के बाहर पड़ा हुआ था, और वो जो कलश जो था जिसमें वो पानी दिया गया था, जो पानी वो लोग लाए थे मंदिर से, वो कलश बहुत दूर पड़ा हुआ था। माँ को तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पहले शंकरी को बुलाया, इसके बाद रोहन यानी कि उनके बड़े भैया को बुलाए और बात की और पूछा कि आखिर ये किसने किया। तो उनके जो बड़े भैया है वो बोलते कि मैंने किया। ये सब क्या बकवास चीज़ें हैं, ये सब अंधविश्वास पे तुम कब से विश्वास करने लगे। बहुत झगड़ा हुआ उस दिन, और उनके जो बड़े भैया है वो अपने माँ को मारने तक के लिए चले गए थे। ये देखने के बाद, और उनका जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो एकदम से बदल गया था। शंकरी को कुछ अब चिंता सताने लगी, क्योंकि भैया जैसे एक्सप्रेशन दे रहे थे, जैसे बात कर रहे थे, जब हर एक व्यक्ति का बात करने का एक पैटर्न होता है। आप नोटिस कभी कभार कीजिएगा कि आपके जो बहुत करीब होते हैं ना, आप उस व्यक्ति के बात करने का तरीका जो है उसको पकड़ पाएंगे। या फिर आप अगर किसी इंसान को बहुत दिनों से ऑब्जर्व करते हो, उस इंसान के साथ बहुत समय बिता लेते हैं, तो आपको भी पता चलेगा कि वो इंसान आखिर कैसे बात करता है, वो इंसान कौन सा शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जब शंकरी ने उसके भैया के कुछ बातों को सुना, शंकरी को पता नहीं क्यों मन में लगा कि ये पैटर्न उसने कहीं पे देखा तो है ज़रूर। पूरा दिन पूरा रात वो बस यही सोचती रही। और उनकी जो मम्मी थी वो, उनका तबीयत बहुत ख़राब हो चुका था, क्योंकि उनके भैया ने जैसा व्यवहार किया उनके साथ, ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था। और वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरे लड़के ने आज मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन रात के करीबन 8:30 बजे शंकरी को एकदम से ऐसा सुनाई देता है कि उनके जो भैया है वो किसी से बात कर रहे हैं और बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम क्यों आती हो मेरे कमरे में, तुम मेरी तो स्टूडेंट हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मेरे बिस्तर पे मत बैठो, उस चेन में जाके बैठो, तुमको जो डाउट है तुम मुझसे पूछो। ऐसी बातें मतलब धीरे धीरे उनके भैया के कमरे से आ रहे थे, मानो कि उनका भैया किसी से बात कर रहे हैं। शंकरी ने कान लगाकर अच्छे से सुना, लेकिन सिर्फ भैया का ही आवाज़ था वहाँ पे और कोई दूसरा इंसान था ही नहीं। शंकरी तभी एकदम से वो अपने कमरे से निकलकर भैया के कमरे में आके बोलती है, तुम किससे बात कर रहे हो। इमीडिएटली भैया का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है और वो बहुत गुस्से में बोलते हैं कि तुझे क्या लेना देना, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, उससे तुझे क्या लेना देना। शंकरी को फिर से वही वाला चीज़ स्ट्राइक हुआ कि भैया के बातों में फिर से वही पैटर्न नज़र आ रहा है, यानी कि वो एक बात को दो बार बोलते हैं और पहले से एंड तक, फिर एंड से पहले तक।
ऐसे करके वो रिपीट करते अक्सर बातों को। और ऐसे बातें कौन क्या करती थी? प्रगति। जी हाँ दोस्तों, वही ऐसे बात किया करती थी। वो लड़की के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ जो मुझे शंकरी राय ने लिख भेजी है, वो लड़की बहुत गुस्से वाली थी। छोटे छोटे बातों पे उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और वो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उसमें थी। और सबसे अलग बात ये थी कि वो अगर किसी भी बात में नाराज़ हो जाती है, अगर किसी भी बात में बहुत खुश हो जाती है, तो वो उसी बात को दो दो बार दोहराती है, जैसे कि उनके भैया भी दोहरा रहे थे। शंकरी राय को पता चल गया कि ये केस नॉर्मल नहीं है, डॉक्टर दिखा के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगले दिन शंकरी राय अपने मम्मी को और भैया को जैसे तैसे मना के एक शिव मंदिर में लेके जाते हैं। रिमेंबर, वो शिव मंदिर ऐसा था कि ऐसे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर वो शिव मंदिर है। तो भैया तो आराम से पहाड़ तक चढ़ चुके थे, लेकिन जब मंदिर में एंटर करना था तो एकदम से भैया गुस्से में बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो, मुझे यहाँ पे जाना है ही नहीं। लेकिन तब उनकी मम्मी बोलती है कि देख, तो बर्थडे आ रहा है, तू थोड़ा सा आके प्रणाम कर ले, जैसे हर साल तू करता है, ये इस साल भी कर ले। भगवान का आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए सब कुछ है, हमारे पास और कुछ है ही नहीं। लेकिन उनके भैया आना ही नहीं चाहते थे। तभी शंकरी राय ने अपने मम्मी को इशारे में कहा कि आप भैया को यहाँ पे पकड़ के रखिए, मैं ऊपर से पंडित जी को लेके आती हूँ। और वो पंडित जी पूजा तो करते थे, लेकिन उनको पूजा के अलावा भी बहुत कुछ आता था। वो प्रैक्टिस तो नहीं करते थे, लेकिन उनको देखने से समझ आ जाता था कि आखिर ये सब चीज़ें क्या है। ऊपर चढ़कर जब पंडित जी से शंकरी राय ये सब चीज़ें डिस्कस करती है, तो वो पंडित जी कहते हैं कि तेरे भाई के साथ कुछ एक ऐसी चीज़ जुड़ी है, किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा जुड़ी हुई है जो तेरे भाई को अभी छोड़ना नहीं चाहती। तो शंकरी राय ने बहुत रिक्वेस्ट की। इसके बाद पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं तो अभी यहाँ से नीचे नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर तू अपने भाई को ऊपर ले आ सकती है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। शंकरी राय ने कहा कि मेरे भैया ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते, आप कुछ दूसरा उपाय बताइए। इस पर पंडित जी ने कहा कि ठीक है, इस जल को लेके जा और तेरे भाई के पूरे शरीर में इस जल के हल्के हल्के से छींटे मार, करीबन 7-8 बार। देखना तेरा भाई ऊपर चढ़ के खुद ब खुद आ जाएगा। शंकरी राय ने जब वो वाला जल लेकर अपने भैया के शरीर में छींटे मारे, तो उनका जो भैया है वो चुपचाप नीचे से बिना कुछ बात किए वो ऊपर चढ़ गए और मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। तभी वो जो पंडित जी है वो मंदिर से निकलते हैं, क्या कुछ करते हैं, ऐसे 2 फूल लेकर, एक सफ़ेद फूल एक लाल फूल लेकर वो ऐसे भैया के सर के ऊपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, फिर उनके शोल्डर्स में ऐसे लगाते हैं फूल को, और फिर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, फिर पानी में हाथ डुबो के उनके ऊपर छींटे मारते हैं और एक लाल धागा उनके गले में बांध देते हैं और कहते हैं कि इस लड़के के साथ एक लड़की की आत्मा जुड़ी हुई है और वो लड़की उस गेट के बाहर खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी दिक्कत की ये बात है कि तेरे इस भाई ने उस लड़की को खुद अपने घर में आने को इनवाइट किया, खुद। अगर वो नहीं कहता कि तुम मेरे घर में आओ तो वो लड़की कभी नहीं आती। अब वो लड़की तेरे भैया के कमरे तक आ पहुंची है, लेकिन वो तेरे कमरे में नहीं आई है। तो इसीलिए अभी जो तू अपने भाई को लेके जाएगा, तू अपने कमरे में लेके जाकर उस कमरे को बंद कर देना। रात के वक्त ध्यान रहे, रात के वक्त तेरा भाई तेरे कमरे से बाहर निकलकर उस कमरे में जाने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन तू उसे जाने मत देना। ये लाल धागा और लेके जा, तेरे भाई के हाथ और पैर में बांध के रख। शंकरी राय और उनकी जो मम्मी थी, उन्होंने ये वाला लाल धागा लिया और वो लोग घर को आ गए अपने भाई को लेकर। लेकिन एक अजीब चीज़ क्या हुई पता है दोस्तों, जब वो लोग उस मंदिर से नीचे उतरकर गेट को लगाकर जब वो लोग उस पहाड़ को नीचे आ रहे थे, तो उनका जो भैया जो है
वो एकदम से ऐसे पीछे मुड़कर पंडित जी को देखता है और अपने आँखों से कुछ इशारे में बताता है। पंडित जी वहाँ से ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और जब शंकरी राय घूम के देखती है तो पंडित जी कहते हैं कि अभी जो तू इस पहाड़ से नीचे उतरेगी, पीछे मुड़कर मत देखना, जो भी हो जाए, अगर कोई मर भी जाए तो भी पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद शंकरी राय ये लिखती है कि भैया को उस रात में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन लोगों ने वो कर लिया था। इसके बाद से भैया धीरे कर नॉर्मल तो हो गए, लेकिन रिसेंटली जब उनको उसी स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया और वो उसी क्लास में जाकर बैठे, यानी कि क्लास 9 में, क्योंकि वो क्लास 9 के क्लास टीचर थे, वो जब क्लास 9 में जाकर बैठे तो उन्होंने दरवाजे के 2 खिड़की छोड़कर उसी लड़की को वहाँ पे खड़ा देखा। और वो लड़की और कोई नहीं, प्रगति ही थी। वो लड़की तब भी भैया को ऐसे ऐसे कर कर बुला रही थी, लेकिन इस बार भैया ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। वो उस लड़की को जब देख रहे थे, उन्होंने अपने चेहरा घुमाया और वो वापस से उस फंक्शन में जुड़ गए। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे इस लड़की के इस चीज़ों को रिएक्ट करना है या फिर मुझे किसी से बताना है या फिर मैंने इसको देखा है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब वो घर आए तो उनके भैया ने शंकरी से ये वाला एक्सपीरियंस वापस से शेयर किया, लेकिन अब उनके भैया बिल्कुल नॉर्मल है। तो आज की ये कहानी थी जो कि नेपाल काठमांडू से है। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी लिसनिंग।